देखो सर, पहली चीज तो ये है कि जो ये एंग्लो फ्रेंच वार है, अब अच्छे से कहानी सुनिएगा। इस एंग्लो फ्रेंच वार को, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को हम लोग नाम क्या देते हैं? तो इस एंग्लो फ्रेंच वार को, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को हम लोग कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं। और जो ये कर्नाटक का युद्ध है, या इसको कार्नेटिक वार भी कहा जाता है, और जो ये कार्नेटिक वार है यानी जो कर्नाटका का युद्ध है, ये कुल हुआ है स्टार्ट कब से? 1746 से, और फाइनली ये समाप्त हुआ है 1763। यानी पूरा जो कार्नेटिक वार है ये स्टार्ट कब से हुआ? तो ये स्टार्ट होता है 1746 से, और कब तक चला है ये? 1763। और पूरा कार्नेटिक वार 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा है? तो 3 भाग में बटा हुआ है। यानी ये जो कर्नाटक का युद्ध है, इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहला कर्नाटक का युद्ध, सेकंड दूसरा कर्नाटक का युद्ध, और तीसरा थर्ड कर्नाटक का युद्ध। यानी कुल कितने भागों में बटा है ये? 3 भागों में बटा हुआ है। अब जो कर्नाटक का पहला युद्ध होता है, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक जो हुआ, ये फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक स्टार्ट कब से हुआ? 1746, और खत्म कब हुआ? 1748। 1700 से लेकर कब तक चला? तो 1748 तक चला। और ये जो 1746 से 48 तक होता है, समाप्ति होती है एक संधि से, इसका नाम है एक्स ला सैपेल की संधि। क्या नाम है? तो इसका नाम है एक्स ला सैपेल की संधि। तो ये याद रखना हम लोगों को कि ये स्टार्ट हुआ 46 में, खत्म हुआ 48 में, और जिस ट्रिटी से ये समाप्त हुआ, जिस संधि से ये समाप्त हुआ, उस संधि को हम लोग नाम देते हैं एक्स ला सैपेल की संधि। उसके बाद जो दूसरा कर्नाटक का युद्ध है, ये अगले ही साल, इसके एक साल बाद 1749, 1749 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1749, 1749 में प्रारंभ हुआ। और फिर इसके बाद ये जो समाप्त होता है, ये समाप्त होता है 1754। 1749 से कब तक चला? 1754। 49 से 50। और ये समाप्त होता है जिस संधि से, उसका नाम है पांडिचेरी की संधि या पुदुचेरी की संधि। तो इसको कहते हैं पांडिचेरी की संधि। तो ये पांडिचेरी की संधि कहलाता है, पुदुचेरी की संधि कहलाता है। और उसके बाद फिर अगला स्टार्ट होता है कब? 1756 में, और समाप्त होता है 1763। देखो 4 साल इधर 3 साल उधर, कै साल चलता है? 7 साल। और 7 साल चलने के कारण इसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध है, यानी इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, 7 ईयर बैटल कहते हैं। और ये समाप्त होता है पेरिस की संधि से। कौन सी संधि से? ये पेरिस की संधि से समाप्त होता है। और जैसे ये पेरिस की संधि से समाप्त होगा, यहीं से कार्नेटिक वार समाप्त हो जाता है। अंतिम युद्ध यानी तीसरा कर्नाटक का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। यहीं से हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेज पूरे भारत के लिए डोमिनेंट हो गए, और फ्रांसीसी मात्र व्यापारिक संस्था और कुछ ही क्षेत्रों में सिमट करके रह गए। लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस उत्कृष्टता के साथ फ्रांसीसी कंपनी को डुप्ले ने बढ़ाना शुरू किया,
कुछ एकाध निर्णय फ्रांसीसी सरकार के इतने घातक सिद्ध हुए कि भारत में हमेशा के लिए फ्रांसीसी का हो गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। वहां यहीं से खाली का बन के रह गए, केवल एक ट्रेडिंग कंपनी बन के रह गए, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। अब सवाल ये उठता है कि लड़ रहे हैं कौन? अंग्रेज और फ्रांस। एंग्लो फ्रेंच वार है। और जब ये एंग्लो फ्रेंच वार है तो आखिरकार इसमें कर्नाटक का युद्ध क्यों कहते हैं इसको, क्या कारण? तो पहले ये समझते हैं। देखो, इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरी कहानी में 2 3 4 बातें हैं जो हमको पढ़ना पड़ेगा। यानी जो कर्नाटक का युद्ध है, अगर इस कर्नाटक के युद्ध पर पूरा ध्यान हम देंगे तो इस कर्नाटक के युद्ध में पहली बात तो हमको ये जरूरी है कि इसका नाम कर्नाटक क्यों, वाई इट इज कॉल्ड कार्नेटिक वार। कहानी शुरुआत यहीं से होगी। तो आज हम सबको पता है कि हमारे अपने भारतीय संघ का एक महत्वपूर्ण तो सारे राज्य हैं, एक राज्य है कौन सा? कर्नाटक। आज जो हम अपने इंडिया के मैप में अगर कर्नाटका को जाकर के देखें तो इंडिया के मैप में जो कर्नाटक हमको दिखता है वो कर्नाटक तो ये है, थोड़ा और नीचे से है, वो कर्नाटक मान के चलो कि ये कर्नाटक है। कर्नाटक, इसमें बंगलुरु का हिस्सा भी शामिल है, तो ये आज का कर्नाटक। तो ये जो आज का कर्नाटक है, ध्यान रखिएगा, जो ये आज का कर्नाटक है ये उस समय का कर्नाटक नहीं है जिस समय कर्नाटक का युद्ध हो रहा है। उस समय का जो कर्नाटक था, ध्यान रखिएगा, उस समय का कर्नाटक कहाँ था? तो उस समय का कर्नाटक भारत के पूर्वी तट पर था। एकदम ध्यान समझिएगा कि कहानी, आज का जो कर्नाटक है इट लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के पश्चिमी तट पर। जबकि जब युद्ध हो रहा है उस समय के अगर हम कर्नाटक की बात कर लें तो वो कर्नाटक इंडिया के पूर्वी तट पर था। ये कौन है? कर्नाटक। बात समझ है? तो ये मेन कर्नाटक है जो कि ईस्ट कोस्ट पर है, ये पूर्वी तट। अब अगर ये कर्नाटका का पार्ट है, ये कर्नाटक, तो ये कर्नाटका का पार्ट जो इस्टेब्लिश हुआ, ये इस्टेब्लिश हुआ 16वीं और 17वीं शताब्दी। उसके पहले अगर हम चले जाएं थोड़ा सा, तो कर्नाटक क्या था? था कि था ही नहीं। तो याद रखिएगा, अगर मुगलों के समय में हम निकल जाएं, किसके समय में? मुगलों के समय। तो जो मुगलों का समय है मेरे भैया, इस मुगलों के समय की अगर बात करें, यहां करते हैं बात, तो मुगलों के समय में ये जो पूरा एरिया था, ये इस पूरे एरिया को कहा जाता था दक्कन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते थे? दक्कन। दक्कन, ये दक्कन का क्षेत्र कहलाता था। और इस दक्कन के क्षेत्र में मुगल बादशाह के द्वारा, मुगल राजा के द्वारा यहां पर किसकी नियुक्ति की जाती थी? तो इस दक्कन के क्षेत्र में मुगल बादशाह के द्वारा दक्कन के सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। तो उस दक्कन का मतलब क्या है? ये एरिया। और इसी दक्कन एरिया के अधीन, मतलब इसी के लुक केयर में, देख रेख में, संरक्षण में एक एरिया ये हुआ करता था। ये उस समय का कर्नाटक था। आगे चल करके कर्नाटक को एज ए प्रांत डेवलप किया गया, और जब एज ए प्रांत डेवलप किया गया तो कर्नाटक में भी प्रांतपतियों की नियुक्ति की जाने लगी। किसकी नियुक्ति? प्रांतपतियों की, सूबेदारों की नियुक्ति की जाने लगी। मुगल काल से ही, जो मेन मुद्दा समझना है, मुगल काल से ही कर्नाटका एज अ प्रोविंस डेवलप हो गया। लेकिन तब से ये है कहां? हमारे भारत के पूर्वी तट पर। कौन है तट पर? आप देखो लोकेशन, ये कर्नाटका है। तो किस तट पर है? पूर्वी तट पर। अब जब मुगल बादशाहत में डेक्लाइन शुरू हुआ, किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब। जब औरंगजेब 1707 में मरा,
तो इनकी मृत्यु हो जाने के बाद से हम लोगों ने खूब बढ़िया से डिस्कस किया है कि मुगल सत्ता में डेक्लाइन के दिन आ गए, उनके पराभव के दिन आ गए। पराभव इसलिए बोल दिया कि आपको विलोम याद हो जाएगा। तो उनके डेक्लाइन के दिन आए, और जब उनके डेक्लाइन के दिन आए तो यहाँ हम सबको याद रखना है कि जब मेन रूप से डोमिनेंट होता है कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। मुगलों में किंग कौन होता है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो हम लोगों ने खूब बढ़िया से डिस्कस किया कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जितने भी प्रांतपति अलग अलग क्षेत्रों में मुगलों से थोड़ा दूर क्षेत्र में थे, उन सब ने धीरे धीरे करके अपने आप को ऑटोनॉमस किंग घोषित कर दिया, स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया कि हम कौन हैं, तो हम एकदम स्वतंत्र हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि जब तक मुगल डोमिनेंट रहे होंगे तब तक इस सारे एरिया पर एज अ प्रोविंस मुगलों का कब्जा था। लेकिन जब केंद्रीय सत्ता में डेक्लाइन के दिन शुरू हुए, पराभव के दिन शुरू हुए, तब जो ये छोटे छोटे प्रांतपति हैं, सूबेदार हैं, ये अपने आप को क्या घोषित कर रहे हैं, तो ये अपने आप को ऑटोनॉमस किंग घोषित, क्या घोषित कर रहे हैं, ऑटोनॉमस किंग घोषित कर रहे हैं। उस ऑटोनॉमस घोषित करने का रिजल्ट क्या है, तो उस ऑटोनॉमस किंग घोषित होने का रिजल्ट ये है साहब कि जब औरंगजेब था तभी हम लोगों ने देखा कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो दक्षिण भारत का ये जो क्षेत्र है हमने मान लिया कि ये मराठों के पास आ गया। यहां कौन डोमिनेंट है, तो इस एरिया में जो डोमिनेंट हो गया, जो यहां इस्टेब्लिश हो गया वो कौन है, तो जो यहां इस्टेब्लिश हुआ, जो यहां आ गया वो कौन है, तो वो है मराठे। कौन है, मराठे। तो वो यहां मराठे आ गए, मराठे डोमिनेंट हो गए। तो ये एरिया किसके कब्जे में आ गई, मराठों के कब्जे में आ गई। ये बात समझ आए, तो यहां पर मराठे एकदम डोमिनेंट हो गए, कब्जे में आ गए और अपना एरिया बेहतरीन डिफाइन कर लिया, एरिया को मतलब एक्वायर भी कर लिया, छत्रपति की उपाधि धारण कर ली, किसने, शिवाजी। फिर उसके अलावा ये जो एरिया है भैया, अभी जिनसे मतलब वो नहीं बात करेंगे, ये यही तो हैदराबाद है। वो जो दक्कन है वो दक्कन बन गया हैदराबाद। क्या बन गया, दक्कन बन गया हैदराबाद। और हैदराबाद जो है कौन, हैदराबाद, इस हैदराबाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग घोषित करते हैं चिनकिलिज खां। कौन घोषित करता है, चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां कौन घोषित करता है, चिनकिलिज खां घोषित करते हैं। पर देख क्या हो, फोटो कॉपी हुआ कि कितना देर लगेगा। तो कौन है, चिनकिलिज खां। कौन भैया, तो चिनकिलिज खां है। तो यहां ध्यान देना, हैदराबाद जो है, इस हैदराबाद में अपने आप को ऑटोनॉमस किंग जो घोषित करता है वो कौन है, चिनकिलिज खां। और ऑटोनॉमस किंग घोषित करने का मतलब क्या है कि मुगलों से जो राजस्व उनके पास जमा करते थे, अब वो उनके पास राजस्व जमा नहीं करना, इतना सा काम केवल करना। इनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां। किस नाम से, निजाम उल मुल्क आसफ जहां के नाम से जानते हैं। तो इनका नाम है निजाम उल मुल्क आसफ जहां। तो अब जो ये निजाम उल मुल्क आसफ जहां है, ये मेन डोमिनेंट हो कहां, हैदराबाद। और जो मेरे भैया कर्नाटका का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, कर्नाटका। तो ऐसे में कर्नाटका भी अपने आप को क्या करता है, इंडिपेंडेंट घोषित करता है। क्या करता है, तो कर्नाटका भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है कि हम भी क्या है, तो हम भी अब इंडिपेंडेंट है। तो ये जो कर्नाटका का रीजन है ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है। और कर्नाटका में जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है वो मेन किंग है, उसका नाम है
अनवरुद्दीन। मतलब अपने आप को घोषित करने वाला जो इंडिविजुअल है उसका तो नाम है सदात खां। क्या नाम है? खां। शहादत खां तो अवध में है, वो सदात है। सदात खां अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं। लेकिन इस समय जिस समय की कहानी होने जा रही है उस समय के राजा कौन है? अनवरुद्दीन। कर्नाटका के राजा कौन? कर्नाटका के राजा हैं अनवरुद्दीन। तो कर्नाटका के किंग हैं अनवरुद्दीन। क्या नाम बोला हमने? तो कर्नाटका के किंग अनवरुद्दीन, जबकि इंडिपेंडेंट घोषित करने वाले कौन? सदात खां। कौन है? सदात। ये बात समझ आया? अब कर्नाटका का जो क्षेत्र बना, इस कर्नाटका ने अपनी राजधानी बनाई थी, वो एरिया है, ये मान के चलो, अर्काट। क्या है? अर्काट। तो जो उस समय का कर्नाटक है, उस कर्नाटका की कैपिटल क्या है? तो उस कर्नाटका की कैपिटल है अर्काट। एकदम आराम समझना, बहुत बेहतरीन कहानी भी। तो अर्काट वॉज द कैपिटल ऑफ कंटेम्परेरी कर्नाटका। उस तत्कालीन कर्नाटका की राजधानी क्या थी? और आज के कर्नाटका की? बेंगलुरु। आज का जो कर्नाटका उससे क्या है? बेंगलुरु। वो तो एरिया भी बदल गए, अभी तो तमिलनाडु हो गया। आज तो तमिलनाडु हो गया, उस समय कर्नाटक था। तो राजधानी क्या थी? अर्काट। ये बात समझ आया? और इसी के पास यहां सुदूर दक्षिण में था जिसका नाम था त्रिचनापल्ली। आज भी है पल्ली, है ना? तो कौन सा एरिया था ये? तो ये एरिया मान लेना त्रिचनापल्ली। ये सभी कहानी में यूज होंगे, केवल कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये प्रयास है कि पूरा कहानी समझ में आ जाए। तो ये त्रिचनापल्ली, अर्काट इज कैपिटल। किसका कैपिटल है? कर्नाटक का। इस समय कर्नाटक का राजा कौन है? अनवरुद्दीन। कौन है? अनवरुद्दीन। और यहां पर ये एरिया मान के चलिए, चेन्नई वाला क्षेत्र, तो ये मान लो ये है चेन्नई, यानी चेन्नई का मतलब उस समय का मद्रास। और ये जो एरिया पड़ेगा ये पड़ेगा पांडिचेरी, जैसे आज हम पुद्दुचेरी कहते हैं। क्या बेटा? तो मद्रास, ये हो गया मद्रास, और ये कौन हो गया? पांडिचेरी। अब जो मद्रास का एरिया, इधर से पढ़ाता हूं। अब जो मद्रास का एरिया है, इस मद्रास के इधर जो मद्रास का एरिया है, इस मद्रास का एरिया पर कब्जा किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसका कब्जा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जो पुद्दुचेरी का क्षेत्र है, इस पर फ्रेंच कंपनी है। कौन है मेरे भैया? इस पर फ्रेंच कंपनी का कब्जा है। और इस पर किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दोनों एरिया, जो दोनों यूरोपियन कंपनियां हैं, उन दोनों के क्षेत्र जिस राजा के क्षेत्र में पड़ रहे हैं, वो क्षेत्र किसका है? कर्नाटक। अब मेरी बात को समझ आई? तो कर्नाटक के क्षेत्र में होने के कारण अगर उनमें भी आपस में कोई कंफ्लिक्ट होगा तो उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? कर्नाटक का। किसका होगा? कर्नाटक। और यहां जो पूरा वार हम लोग देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा एरिया वार हम देख रहे हैं एंग्लो और फ्रेंच का, ये मद्रास और किसके बीच? तो ये मद्रास और जो पुद्दुचेरी है उनके बीच का युद्ध है। तो जब उनके बीच का युद्ध है तो वो दोनों एरिया कहाँ स्थित? वो दोनों के दोनों एरिया चूंकि कर्नाटका से जुड़े हुए हैं। कहां से जुड़े हैं? कर्नाटका से जुड़े हुए हैं। इसलिए याद रखिएगा, इसीलिए इन दोनों के कन्फ्लिक्ट में किसको इन्वॉल्व किया गया? कर्नाटक के राजा को इन्वॉल्व भी किया गया। इसलिए इस पूरे युद्ध को एंग्लो फ्रेंच वार ना कह करके दे दिया गया कर्नाटका युद्ध। तो चाहे आप कार्नेटिक वार कहिए, चाहे आप एंग्लो फ्रेंच वार कहिए, दोनों बात एकदम सही। क्या इतनी बात मेरी आप सबके समझ में आई? आगे बढ़ूंगा। अब अगला मुद्दा इसमें देखना है कि युद्ध की शुरुआत क्यों हो रही, क्या कहानी, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ध्यान सुनना भाई। कहानी, ये युद्ध की शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि यूरोप में उन दिनों दो ही पावरफुल मेन शक्तियां थी, और भी थी, लेकिन दो बड़ी डोमिनेंट, बड़ी पावरफुल। एक डोमिनेंट और पावरफुल शक्ति है यूके। यूके बोले तो ब्रिटिशर्स,
और दूसरी जो डोमिनेंट पावरफुल शक्ति है वो कौन है? तो वो है फ्रेंच। कौन है? फ्रेंच। फ्रेंच बोले तो फ्रांस। तो एक यूके ब्रिटिशर्स की शक्ति है, दूसरी फ्रेंच फ्रांस की शक्ति, और ये दोनों की दोनों शक्तियां क्या है? बड़ी पावरफुल। और ये दोनों ये चाहती हैं कि यूरोप में अगर एक पत्ता भी हिले तो ये चाहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना कोनो पत्ता ना डोलने पाए, और ये चाहते हैं मतलब हम हैं तो फिर कुछ और होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यूरोप में कुछ हुए होगा, उसके पीछे कौन तुरंत लड़ेगा? यूके और कौन? फ्रांस। हुआ क्या है यूरोप में? यूरोप में एक क्षेत्र है, एक देश है ऑस्ट्रिया। कौन है? ऑस्ट्रिया शुरू से यूरोप का ऐसा एरिया रहा है जो हमेशा सबको लड़ाता रहा है। कितने भी यूरोप में कन्फ्लिक्ट आप पढ़ोगे, इवन वर्ल्ड वार तक, तो सब किसके कारण? ऑस्ट्रिया। अब इस ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। किसका युद्ध शुरू हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। अब जब ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है, यानी बैटल ऑफ सक्सेसर, तो उस बैटल ऑफ सक्सेसर में ये दोनों शक्तियां भाग ना ले, भला ये कहां संभव है? और जब इन दोनों शक्तियों ने भाग लिया तो जैसे ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो इन दोनों में आपस में युद्ध शुरू होगा। और इन दोनों में आपस में युद्ध शुरू होने का मतलब है जहां जहां इनकी कॉलोनी होगी वहां वहां भी युद्ध शुरू होगा। समझ आया? मतलब ये ऐसा है कि चिंगारी कहां लग रही है? यूरोप में। और बम कहां फूट रहे हैं? अमेरिका में, इंडिया में, जहां जहां दोनों है वहां वहां फूट रहा है। तो वही बम जो फूटने जा रहा है वो कहां फूटने जा रहा है? इंडिया में। तो कौन लड़ेगा? अंग्रेज। तो भैया पहले कार्नेटिक वार का मेन कारण क्या है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें ये दोनों अपने अपने मुताबिक इंडिविजुअल्स को चाहते हैं कि उसको गद्दी मिले और वो सत्ता में काबिज हो, जिसके कारण ये दोनों यूरोप में लड़ते हैं। और चूंकि जब ये दोनों जब मलिके लड़ रहे हैं तो जहां जहां नौकर होंगे तो ऑटोमेटिक लड़ ही जाएंगे। तो जहां जहां कॉलोनी बना है वहां जिसको भी अपॉइंट किए वो कौन है इनका? वो तो इनका नौकर है ना। जिसको इन्होंने भेजा है वो इंडिविजुअल है, तो जिनको इन्होंने भेजा जब वो इंडिविजुअल है तो ये जिसको चाहेंगे उसको काबिज करेंगे। बात समझ पा रहे? तो इन्होंने क्या किया? यहां लड़े, और इनके यहां लड़ने का जो प्रभाव पड़ने जा रहा है वो कहा? इंडिया में। अब इंडिया में क्या प्रभाव पड़ रहा है जरा इसको समझिएगा। कहानी तो समझ आ रही है ना? अब कहानी ये है कि ये हमारा इंडिया है, इसमें ये कर्नाटका है। कौन है? कर्नाटका। कर्नाटका में ये क्षेत्र है मद्रास, और कर्नाटका में ये क्षेत्र है पुदुचेरी यानी पांडिचेरी। उस समय पांडिचेरी, आज हम लोग प्यार से पुदुचेरी कह के बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पुदुचेरी। तो ये मद्रास, ये कौन? पुदुचेरी। तो मद्रास और पुदुचेरी का क्षेत्र है। इस समय इस कर्नाटका का राजा अनवरुद्दीन। कौन है राजा? अनवरुद्दीन है। उद्दीन की ये राजधानी है अरकाट। यहां तक कहानी में कोनो नहीं। अब कहानी में हुआ क्या है? हुआ ये है कि उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के ये दोनों आपस में युद्धरत हो गए हैं। कहां? यूरोप। और जब यूरोप में ये दोनों युद्धरत हुए हैं का प्रभाव हमको मद्रास और पुदुचेरी में भी दिखना है। होता क्या है इस समय? पुदुचेरी में यानी फ्रांसीसी यानी फ्रेंच कंपनी का जो गवर्नर है वो है डुप्ले। और डुप्ले इतना डिप्लोमेटिक इंडिविजुअल था, इतना लायकदार इंडिविजुअल था कि वो ऐसा पहला इंडिविजुअल है, ऐसा पहला व्यक्ति है जो बाकी कंपनियों को सिखाता है कि भारतीयों के आपसी झगड़े का लाभ कैसे उठाओ, कैसे उसका लाभ उठा करके तुम आगे बढ़ सकते हो। वो ऐसा पहला इंडिविजुअल है जो ये सिद्ध करके दिखाता है कि अगर भारतीयों को एक उचित सैलरी आप दो,
तो ये आपकी सेना में शामिल होकर के और अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करेंगे। ये क्या करता है, भारतीयों अपने यहाँ से 200-250 सैनिक लेके आता है मात्र, और बाकी पूरी सेना भारत में ही बनाता है, और उसी सेना का प्रयोग हम भारतीयों के खिलाफ करते हैं, और हमारे ही यहाँ के लोग हमारे ही लोगों के रक्त पिपासु बन के युद्ध करते हैं, वो भी चंद पैसों के। ये पूरे डिप्लोमेटिक ज्ञान किसके पास, तो ये डुप्ले के पास। ये सारा दिमाग कौन लगाता है, तो ये सारा दिमाग डुप्ले लगाता है। तो यहाँ जो फ्रेंच कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है, इस फ्रांसीसी कंपनी में हेड बना कौन बैठा है, तो हेड बना बैठा है डुप्ले। डुप्ले यहाँ है। और जो मद्रास का क्षेत्र है भैया, कौन सा, जो मद्रास, मद्रास में हम सबको पता है कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उस समय गवर्नर है, उसका नाम है निकोलस मार्स। क्या नाम है, निकोलस मार्स। निकोलस मार्स यहाँ जो गवर्नर कंपनी का है मद्रास का, उस मद्रास के कंपनी का नाम है निकोलस मार्स। और जैसे यहां युद्ध शुरू हुआ, ध्यान देना, जैसे यहां युद्ध शुरू हुआ, यहां पर, यहां मद्रास में निकोलस मार्स की सहायता करने के लिए, किसकी सहायता करने के लिए, निकोलस मार्स की सहायता करने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने पहले ही जहाजी बेड़े को भारत के लिए रवाना कर दिया कि वहां कोई दिक्कत आए उससे पहले तुम वहां सुरक्षा के लिए पहुंच जाओ। और जिस जहाजी बेड़े को रवाना किया, उस जहाजी बेड़े का जो मुखिया है उसका नाम है बार्नेट। क्या नाम है, बार्नेट। तो बार्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा आ रहा है, किसकी सहायता करने के लिए, ब्रिटिशर्स की सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए, ब्रिटिशर्स। डुप्ले बड़ा डिप्लोमेटिक इंडिविजुअल था, अपने यूरोपियन युद्ध के मामले को भांप गया। वो ये भांप चुका था कि इसका प्रभाव हम पर पड़ेगा जरूर, यहां भी अंग्रेज कंपनियां हमसे कन्फ्लिक्ट करेंगी, और हम फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी दुर्बलता नेवी है, नेवी, जल सेना। थल में तो हम इनको पीछे कर देंगे, लेकिन जल के मामले में हम हार जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि कहीं कोई जहाजी बेड़ा अंग्रेज हमारे खिलाफ भेज, सोचो कितना बड़ा दूरदर्शी, जो वो सोच रहा वही अंग्रेज कर रहे हैं। किसको भेज रहे हैं, बार्नेट। किसको भेज रहे हैं, बार्नेट। काहे के लिए, कि जाओ तुम निकोलस मार्स की हेल्प करो। और निकोलस मार्स मतलब कि मद्रास। और जब यहां जाके हेल्प करोगे तो यहाँ किसको डिफीट करना है, फ्रांसीसियों। किसको, फ्रांसीसियों को डिफीट करना। अगर फ्रांसीसियों को डिफीट कर दिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, हम तो बोलते हैं ठीक, हम ऐसा करेंगे, फ्रांसीसियों को डिफीट करेंगे। तो वो सोचते हैं कि हम फ्रांसीसियों को डिफीट करेंगे। यहां तुरंत डुप्ले अपनी डिप्लोमेसी को दिखाता है, और अपनी डिप्लोमेसी को दिखा करके डुप्ले क्या करता है, वो तुरंत आकर के मद्रास में अपने अंग्रेज समकक्ष से मिलता है और कहता है कि देखो, यूरोप में जो कुछ भी हमारी वहां कंपनियों के बीच में हो रहा है वो होने देते हैं, हम और तुम यहाँ व्यापार के मकसद से आए। यहाँ हम लोग अगर आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे तो हमारा भी व्यापारिक डिक्लाइन होगा और तुम्हारा भी व्यापारिक डिक्लाइन होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आओ हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, ना हम आपसे युद्ध करेंगे ना आप मुझसे युद्ध करेंगे, ये वादा करिए। निकोलस मार्स तक तब तक ये सूचना आ चुकी थी कि तुम्हारी सहायता करने के लिए बार्नेट आ रहा है। तो वो सोचता है कि अब मैं क्यों संधि करूं डुप्ले से, मेरे तो सहायता के लिए कोई आ रहा है ना, तो मैं तो कमजोर नहीं हूं। तो जब मैं कमजोर ही नहीं हूं तो मैं संधि क्यों करूं, क्यों इनसे कमिटमेंट करूं कि ठीक है हम युद्ध नहीं करेंगे। तो उसने कोई भी समझौता करने से मना कर दिया। अब जब मना किया तो डुप्ले समझ गया कि मेरे खिलाफ पक्का अटैक होगा, और अगर अटैक होगा तो हमें अपने क्षेत्र की रक्षा करनी। तो अब हमें अंग्रेजों से बचा कौन सकता है, तो वो हमको जो बचा सकता है, वो बचाने वाला कौन सा इंडिविजुअल होगा, कर्नाटक का राजा अनवरुद्दीन। आप समझ आ रहा है कौन होगा, तो वो होगा कर्नाटक का राजा अनवरुद्दीन। तो क्यों ना हम सीधे इसी संधि प्रस्ताव को लेकर के कर्नाटक के राजा के पास पहुंच जाए
बस डुप्ले सीधा किसके चरणों में पहुंच गया? अनवरुद्दीन हाथ जोड़ के बैठा कि महान मालिक, तुम्हारी छत्र छाया में ही हम भी जी रहे हैं और मद्रास भी जी रहा है, अंग्रेज भी जी रहा है। तो हमें इस बात की बड़ी प्रबल आशंका है कि आपके कर्नाटका के क्षेत्र को, जो कि शांति का, देखो कैसे भड़का रहा है, शांति का क्षेत्र है, सब लोग एकदम सौहार्द पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे में अंग्रेज इसको युद्ध के मैदान में बदलना चाहते हैं। वह पक्का यहां संघर्ष करेंगे, इस बात का मुझे प्रबल आशंका है। तो आप मुझसे कमिटमेंट कर लीजिए कि अगर मान लो ऐसा हमारे खिलाफ करते हैं तो आप मेरी मदद करेंगे। अनवरुद्दीन ने डुप्ले की सहायता करने से सीधा मना कर दिया, नहीं, हम किसी यूरोपियन कंपनी की मदद नहीं करेंगे। तुम सब व्यापारिक एजेंट हो, अपने अपने व्यापार को देखो। ही वाजान का कह सकते हो, प्राउड में था, गर्व में था। हम कर्नाटक के राजा, वादा किया कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कौन बोला? अनवरुद्दीन। किसका साथ देने से मना किया? तो जब ये डुप्ले अनवरुद्दीन के पास जाता है तो अनवरुद्दीन इनका साथ देने से मना कर देता है। अंग्रेजों ने मना किया, अनवरुद्दीन ने मना किया, और उसे पक्का पता है कि इसका मतलब हमको घेर कर ये मारेंगे जरूर, और अगर हमको मारते हैं तो मेरे अपने डिप्लोमेटिक होने का क्या ही मतलब निकलेगा। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, पक्का मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये सोचता, अब मैं विकल्प कहां से लाऊं? तो सोचता है, अरे अकेले हम मद्रास पुदुचेरी में थोड़े ना है, नियर बाई क्षेत्र में भी तो हमारे फ्रेंच कंपनी के गवर्नर लोग हैं। तो अब मैं सीधा उनको डील करता हूं और उनको अपनी सारी स्थिति बताता हूं। अच्छा, मेन दिक्कत क्या थी? मेन दिक्कत थी कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी थी, और सरकारी कंपनी होने नाते सारे निर्णय सरकार की अनुकंपा पे निर्भर होते थे। जब सरकार चाहेगी, जब कहेगी, तब होगा। और ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट, फटाफट निर्णय लो, बस मैक्सिमम मुनाफा हमको चाहिए और कुछ चाहिए। और यही सबसे बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ा सफर करती फ्रेंच कंपनी। अब ये सोचता है कि हमें तो अपने पुदुचेरी को बचाना है, अपने आप को बचाना है, और जब पुदुचेरी को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो मुझे अपने किसी फ्रेंच समकक्ष को बुलाना है। और किसी फ्रेंच समकक्ष को बुलाने के लिए ये फट से, यहां अगर देखोगे तो बना नहीं रहा हूं, अफ्रीका के पूरब में एक क्षेत्र है मॉरिशस। कौन है? मॉरिशस। कौन है? मॉरिशस। और जो मॉरिशस का एरिया है, मॉरिशस का क्षेत्र है, वो भी फ्रांसीसी कंपनी के अधीन था। मॉरिशस किसके अधीन? फ्रेंच। किसके अधीन? फ्रेंच। और फ्रेंच गवर्नर जो मॉरिशस में अपॉइंट है, उसका नाम है ला बूरडानी। क्या नाम है? ला बूरडानी। ला बूरडानी। और जो ला बूरडानी है मेरे भैया, अब डुप्ले ला बूरडानी को चिट्ठी लिखता है, कहता है, हेलो मिस्टर ला बूरडानी, दिस समस्या बिफोर मी, प्लीज हेल्प मी। ला बूरडानी भाई हेल्प तो करेगा ही, अपने घर का मामला है। ला बूरडानी ने कहा, डोंट वरी, मैं बहुत फास्ट पहुंचता हूं। और ला बूरडानी पूरा अपना सेना लेकर के, जल सेना लेकर के, और फट से पहुंचा कहां? पुदुचेरी। और पुदुचेरी जब पहुंचता है तो वो सारी स्थिति से जब तक अवगत हो, सारी जानकारी ले, और लेने के बाद उसने सीधे मद्रास पर अटैक कर दिया। अटैक करने की बात उसने डुप्ले को नहीं बताई। अब लाबोर्डानी के मन में क्या है? पैसे की लालच। लाबोर्डानी के मन में पैसे का लालच आ गया। इतना बढ़िया मौका है तो क्यों ना कमा लूं, ये नौकरी करके कहां तक जी पाऊंगा, यहां तो बढ़िया करप्शन करके, यहां तो बढ़िया आक्रमण करके धन लूटने का मौका आ गया, अब लूट ही लेता हूं। ये कौन सोचा? लाबोर्डानी। और लाबोर्डानी ने कुछ डुप्ले को नहीं बताया होता है, और सीधा मद्रास पे अटैक। कहां अटैक किया? ध्यान देखना आप। अब लाबोर्डानी ने मद्रास पे अटैक किया। जैसे लाबोर्डानी मद्रास पे अटैक करता है, अंग्रेजों को पूर्णतः पराजित करके पूरे मद्रास पे कब्जा कर लेता है। अब इनकी सेना आ ही रही है और मद्रास इनके हाथों से जा चुका है। अंग्रेजों के हाथों से मद्रास निकल गया।
रह ही नहीं गया। अब जब मद्रास इनके पास रह नहीं गया, मिला ही नहीं इनको मद्रास, तब ये सोच रहे हैं अब क्या करें, मेरा तो एरिया ही गायब हो गया। तब तक लाबुडानी उनके मुखिया को बुला के कहते बैठो अच्छा मेरे साथ, मुझे कोई एरिया उरिया नहीं चाहिए तुम लोगों को, मुझे इस पूरे एरिया के एवज में पैसे चाहिए, और अगर 40,000 पाउंड दे दो उस समय, 40,000 पाउंड, तो मैं तुमको तुम्हारा मद्रास दे देता हूँ। ठीक है ले लो, पैसे तो मैं इंतजाम करके दे दूंगा, लेकिन मेरा मद्रास मुझे मिल जाना चाहिए। अब इस बात की खबर डुप्ले को लगी कि लाबुडानी पूरा जीते रुपया लिया जा रहा है। उसने इसको मना किया लाबुडानी को, लाबुडानी नहीं माना, उसने पैसा लिया, अपना जहाज बना लिया और अपने मॉरिशस। अब फिर केवल और केवल नुकसान जो अंग्रेजों का हुआ, क्या हुआ, आर्थिक। इससे डुप्ले की प्रतिष्ठा को कोई लाभ नहीं मिला, ना प्लस हुआ ना माइनस। डुप्ले को यह बात अखर गई कि ना अनवरुद्दीन ने मेरा साथ दिया, ना अंग्रेज हमारी बात माने, और हमारे लाबुडानी आओ वह हमारा नहीं। तो अब मुझे अपनी क्षमता का परिचय देना पड़ेगा, और इससे पहले कि अब इस प्रतिशोध का बदला लेने मॉरिशस थोड़े जाएगा, वो तो मेरे पे अटैक करेगा, मुझसे 40,000 निकालने का प्रयास करेगा, तो मैं क्यों दूं। इससे बेहतर है कि मैं उनको पाने के, मतलब मैं उनको ऐसा करने के लिए मौका ही ना दूं। अभी तुरंत काबिज हुए, तुरंत डुप्ले ने फट से किस पर, मद्रास पर, और मद्रास पर अटैक करके डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, हरा दिया। आप अंग्रेज कह रहे हैं लो 40,000 का मद्रासों को, तो मुझे लाभ क्या मिला लाबुडानी को पैसा देने का। अब यहां कौन है जो हमको बचा सकता है, कौन है जो बचा सकता है, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ही एकमात्र है जो हमको बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। तो सोचते अब तो अनवरुद्दीन के पास जाना पड़ेगा, अनवरुद्दीन से मिलना पड़ेगा। तेज फट फट से भागे, और भाग करके पहुंचे अनवरुद्दीन के, बोले माई बाप बचाओ, मार डाली डुप्ले हमें। अनवरुद्दीन जो कि डुप्ले का साथ देने के लिए मना कर चुके थे, कमिटमेंट किए थे कि हम कौनों यूरोपियन से मतलब नहीं, वो अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हो जाते, कहते डोंट वरी अंग्रेज, तुम्हारी समस्या मेरी समस्या। बस अंग्रेज और अनवरुद्दीन मित्र हो गए। कौन कौन मित्र हो गया, अंग्रेज और अनवरुद्दीन मित्र हो गए। और इस बात का डाउट पहले से ही डुप्ले को था कि अगर मेरे साथ नहीं आए तो पक्का उनके साथ जाएंगे। इसलिए उसने वहां एक पासा भी फेंका था कि अगर मेरा साथ दे दो, अभी तो मना कर रहे हो, तो मैं पूरा मद्रास जीत के तुमको दे दूंगा, मैं लूंगा भी नहीं, बस खाली ये वादा कर दो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उन्होंने वादा किया नहीं। अब जब इसने जीत लिया तो इसने दिया नहीं। इस बात को जाकर के सेंक दिया किसने, अंग्रेजों ने, कि देखो जीत भी लिया, आपको कुछ दिए, आप मेरे साथ आ जाओ। वो किसी का नहीं है। वो अनवरुद्दीन तो किसके साथ आ गए, अंग्रेजों के साथ आ गए। आप अनवरुद्दीन ने कहा कि अंग्रेज तुम कोनो टेंशन लेवे ना करो, मैं देखता हूं इस डुप्ले को कौन है, अब मैं इससे पूरा संघर्ष करूंगा, मैं देखता हूं इसको। अब युद्ध हो रहा था अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, और कूद कौन पड़े, अनवरुद्दीन। कौन कूद पड़ा, अब अनवरुद्दीन कूदे। अब जब अनवरुद्दीन कूद रहे हैं, तो जैसे अनवरुद्दीन कूदे, अनवरुद्दीन ने कहा कि मैं अब डुप्ले को पूरे पुदुचेरी से निकाल कर मानूंगा, उसको यहां रहने दूंगा ही नहीं। और जब उन्होंने कहा कि मैं यहां उसको रहने नहीं दूंगा, बस उन्होंने सेना भेजी। अनवरुद्दीन ने किसके खिलाफ, डुप्ले के खिलाफ सेना भेजी। और डुप्ले के खिलाफ जब इन्होंने सेना भेजी कि जाओ और जा करके क्या करो, तो जाओ और जा करके कब्जा जमाओ, किस पर, नहीं मद्रास में नहीं, किस पर, पुदुचेरी पर, और जाके पुदुचेरी पे कब्जा जमाओ। तो इसके लिए अनवरुद्दीन ने जिसको भेजा वो इंडिविजुअल है मेरे भैया, महफूज खां। कौन है, महफूज खां। तो अनवरुद्दीन की ओर से जो डुप्ले से लड़ने के लिए आया वो है महफूज खां। हाँ, नाम महफूज तो लग रहा था, महफूज रखेंगे कर्नाटक को। और महफूज खां के अधीन करीब
10,000 सैनिक भेजे गए। कितने सैनिक भेजे गए? करीब 10,000 सैनिक भेजे गए। किसके अधीन? महफूज खां। किसके अधीन? महफूज खां के अधीन 10,000 सैनिक भेजे गए। वहीं जो डुप्ले है, डुप्ले के पास करीब 930 सैनिक थे। उसमें करीब 200 सवा 200 सैनिक फ्रेंच थे और बाकी सब इंडियन थे। और डुप्ले ने अपनी ओर से लड़ने के लिए जिस इंडिविजुअल को भेजा था, क्या नाम था उसका? नहीं, वो तो युद्ध नहीं, उसका नाम शायद याद नहीं आ रहा है। उसका नाम शायद पैराडाइज था। पैराडाइज ही था। कौन था? पैराडाइज। डुप्ले की तरफ से जो लड़ने के लिए आता है, कौन आता है? पैराडाइज। अब जो पैराडाइज है, ध्यान देना, यानी जो डुप्ले की ओर से पैराडाइज है, इसने महफूज खां, जो किसकी ओर से है, इन दोनों लोगों के बीच जो संघर्ष हुआ, एक जगह है अडयार, अडयार के निकट जगह है सेंट थोमे, और उसी सेंट थोमे नामक स्थान पर ये लोग लड़े, इसलिए इसको नाम दे दिया गया सेंट थोमे का युद्ध। क्या नाम दिया गया? सेंट थोमे का युद्ध। एक बार फिर से बताओ, सेंट थोमे का युद्ध कहा गया। कौन सा युद्ध कहा गया? तो इसको नाम दिया गया सेंट थोमे का युद्ध। और अपने तोपखाने के दम पर इन 900 सैनिकों ने इन 10,000 सैनिकों को युद्ध का मैदान छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया। और यहीं से दक्षिण भारत में अपने आप को पूर्णतया इस्टेब्लिश करके दिखा दिया। किसने? डुप्ले। अब डुप्ले का पर्चा बुलंद है, डोमिनेंट है, लेकिन तब तक का नहीं, अभी नहीं हो रहा, दूसरे में होता है। तब तक क्या हुआ? तब तक जिस कारण ये युद्ध शुरू हो रहा है, वो कारण खत्म हो रहा है। कहां कारण था? यूरोप में था, ऑस्ट्रिया को लेकर के। वहां उन दोनों कंपनियों के बीच संधि हो गई, एक्स ला शैपेल। कौन संधि हुई? एक्स ला सैपेल। तो जो एक्स ला सैपेल की संधि हुई, कौन सी भैया? एक्स ला सैपेल की संधि हुई। इस संधि से यूरोप भी शांत हुआ, तो सारी कॉलोनी भी शांत होंगी, होना ही पड़ेगा। किसको? सारी कॉलोनियों को शांत होना पड़ेगा। तो अब सारी कॉलोनियां शांत हो रही, तो कॉलोनी जब शांत हुई, तो उसमें कौन कौन? अंग्रेज भी शांत होंगे और फ्रांसीसी भी शांत होंगे। अब इस संधि का प्रभाव क्या पड़ा? तो इस संधि का प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेजों ने, ध्यान देना साहब, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका में लुइस वर्ग नामक शहर दिया। लुइस वर्ग नामक शहर वापस कर दिया। किसको? फ्रांसीसियों को। और फ्रांसीसियों ने भारत में अंग्रेजों को मद्रास दे दिया। क्या दे दिया? मद्रास। की भैया तुम्हारा मद्रास, ये लो, तुम अपना मद्रास ले लो। तो यहां अंग्रेजों को क्या मिल गया? मद्रास। किससे? फ्रांसीसियों से। और यहां यूएसए में यानी नॉर्थ अमेरिका में फ्रांसीसियों को क्या मिल गया? लुइस वर्ग मिल गया। और युद्ध का हो गया समाप्त। अब आप सोचो, युद्ध है किसका? यूरोप का। संधि भी कौन कर रहा है? यूरोप। और संधि का रिजल्ट क्या है? कि एक एरिया आपको मद्रास को लेकर सांत्वना मिल रही, और एक एरिया लुइस मतलब यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, सब एक साथ भिड़े पड़े। एक तगड़ा ट्रायंगल बन गया ना ये सब। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? फिलहाल अस्थायी ही सही, इन कुछ समय के लिए शांति की स्थापना हो गई। लोग इतिहास में कहते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वार। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार किस ट्रीटी से समाप्त हुआ? एक्स ला सैपेल। किससे? क्या इतनी पूरी कहानी समझ आ गई? एकदम। कितने लोगों को लगता है कि अभी उनके मन में कुछ डाउट रह सकता है? कोई हो तो बताए भाई।
है किसी के मन में डाउट? यक्को परसेंट नहीं। बढ़िया समझ में आ गया? बोलो। तो आज यहीं तक। थैंक यू।